दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के ऊपर बेस है जिसने अपने बुद्धि के बल पे एक ऐसी मशीन बना ली कि उसके द्वारा उसने आधे से ज्यादा मानव सभ्यता को मरने से बचा लिया और यही मशीन उनके देश के जीतने का कारण भी बनी। तो अब बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधा ही कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत 1951 से होती है, जहां दो पुलिस वाले जाके एलन ट्यूरिंग को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि उन्हें ट्यूरिंग के घर से ऐसे सामान मिले थे जिसके द्वारा उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एलन ट्यूरिंग ने देश के साथ गद्दारी की है। अब गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू की जाती है, जहां पूछताछ के दौरान एलन ट्यूरिंग बताता है कि वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार के लिए काम करता था और इसके लिए सरकार ने उसे ब्लेसली पार्क में बुलाया था। जो सुनने के बाद वो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और इसके बाद ये कहानी 1929 में शिफ्ट होती है, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होते ही ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया था। इसी वजह से सरकार ने ब्लेसली पार्क में एलन ट्यूरिंग को बुलाया था, जहां पर उसकी मुलाकात कमांडर डेनिसन से होती है। जहां कमांडर एलन ट्यूरिंग से बताता है कि हमारे पास जर्मनी की एक मशीन जिसका नाम एनिग्मा है और हम दोनों देश उसी के द्वारा मैसेजेस भेजते हैं, पर कुछ सीक्रेट मैसेज ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सीक्रेट मैसेज को डिकोड करो ताकि हम जर्मनी को उसके सीक्रेट मैसेज का जवाब दे सकें। अब कमांडर वहाँ के लोगों से एलन ट्यूरिंग को मिलवाता है, जो कि इस काम के लिए पहले भी वहाँ बुलाए गए थे। अब उन सभी लोगों से मिलने के बाद एलन ट्यूरिंग उन सारे सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह समझ जाता है कि इसे इतनी आसानी से डिकोड नहीं किया जा सकता। पर वो इसके साथ ही इसे आसान बनाने के लिए एक मशीन बनाने का प्रस्ताव रखता है, जिसके बाद वह अगले दिन से ही मशीन बनाने में लग जाता है और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद वो एक मॉडल को तैयार कर लेता है। पर वह मॉडल जैसे ही एलन ट्यूरिंग जाके कमांडर को दिखाता है तो कमांडर उस मॉडल को देखने के बाद मशीन बनाने के लिए फंड देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे इनमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो इसके साथ ये भी कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और अगर हाँ तुम चाहो तो एक बार प्राइम मिनिस्टर के सामने इसकी अर्जी दे सकते हो। अब ये सुनने के बाद एलन ट्यूरिंग इस सिलसिले में पीएम को एक खत लिखता है और भाग्य से पीएम इस खत का जवाब देते हुए इसे फंड देने के लिए मान जाता है, और इसके साथ ही एलन ट्यूरिंग को इस टीम का हेड भी बना दिया जाता है। जहाँ हेड बनते ही एलन ट्यूरिंग दो बंदों को टीम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों बंदे यहाँ के लिए फिट नहीं थे। और उन दोनों को निकालने के बाद अब उसकी टीम में दो बंदों की जरूरत थी, इसीलिए वह अखबार में एक पजल बना के उसे 10 मिनट में सोल्व करने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि जो भी इसे सोल्व कर लेगा उसे नौकरी दी जाएगी। अब ये देखकर वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, जिनमें से ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस पजल को सोल्व कर लेते हैं, जो देखकर एलन ट्यूरिंग फिर से उन लोगों का एग्जाम लेता है। और ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होता है, जिसे केवल क्लार्क नाम की लड़की ही हल कर पाती है, इसीलिए केवल क्लार्क को ही उस काम के लिए रख लिया जाता है। अब ये होने के बाद ये लोग अपनी मशीन बनाने में लग जाते हैं, पर उस समय में इन दोनों देश की गंभीरता बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन ट्यूरिंग उस पर ध्यान न देकर अपनी मशीन बनाने में दिन रात लगा हुआ था, और यही बात उसके साथ काम करने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो चुका था कि ये मशीन बिल्कुल ही बेकार है और हमें इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उन सीक्रेट मैसेज को ही जाके वहाँ डिकोड करें। जो सुनकर एलन ट्यूरिंग अपनी ही चलाता है और कहता है कि मैं यही करूंगा। पर इसी बात को लेकर उसके साथियों के बीच उसकी थोड़ी बहस हो जाती है, और कहीं ना कहीं एलन ट्यूरिंग के ऊपर क्लार्क को भरोसा था, इसीलिए वह उसका साथ देते हुए कहती है कि तुम्हें अपने साथियों के साथ काफी अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तभी जाके वो लोग तुम्हारा साथ देंगे। अब क्लार्क की बात को एलन ट्यूरिंग भी समझ चुका था, इसीलिए वह अगले दिन जाके अपने साथियों से माफी मांगता है, जिसके बाद वो अपने सारे साथियों को समझाता है कि दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनाई गई जिसके द्वारा सीक्रेट मैसेज को डिकोड किया जा सके। इसीलिए अगर हम इस मशीन को किसी तरह से बना लेते हैं तो हम सारे ही देश से काफी ज्यादा आगे होंगे, क्योंकि हम उनके सीक्रेट मैसेज को आसानी से डिकोड कर सकेंगे। इसी वजह से भरोसा करके अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो तो हम लोग कुछ ही महीनों में ऐसा करने में कामयाब हो सकेंगे। अब एलन ट्यूरिंग की बात को मानते हुए उसके दोस्त भी समझ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मशीन बनाने में उसका साथ देने लगते हैं, और ये सभी लोग कुछ ही दिनों में मिलकर पूरी तरह से मशीन को बना लेते हैं। और वह मशीन बन जाने के बाद ही पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रही थी, और यही बात एलन ट्यूरिंग को समझ नहीं आ रही होती है। जहाँ तभी एक दिन पुलिस फोर्स के साथ कमांडर वहाँ आता है और एलन ट्यूरिंग को काम से निकालते हुए उस मशीन को भी डिस्ट्रॉय करने का कहता है, क्योंकि एलन ट्यूरिंग को इस काम में बहुत ही ज्यादा समय लग चुका था। जो देखकर एलन ट्यूरिंग कमांडर को समझाने की कोशिश करता है, और वह कमांडर उसकी एक बात को भी सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी ये देखकर एलन ट्यूरिंग के साथ ही कहते हैं कि अगर ऐसे ही बात
बात है तो हम सबको भी काम से निकाल दिया जाए, क्योंकि हम लीडर के बिना यहाँ काम नहीं कर सकते। अब ये सुनकर कमांडर को बात समझ आ जाती है और वो इन सभी को 1 महीने का टाइम देके वहाँ से चला जाता है। और ये सीन होने के बाद हम क्लार्क को देखते हैं, जो कि एलन ट्यूरिंग को बताती है कि उसके घर वाले शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से वो काम छोड़ के यहाँ से जाना चाहती है। जो सुनकर एलन ट्यूरिंग का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि क्लार्क उसे आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इसीलिए वह थोड़ी देर सोचने के बाद क्लार्क को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि एलन ट्यूरिंग उससे प्यार तो नहीं करता था, पर काम के चलते उसे ऐसा करना पड़ा। और भाग्य से क्लार्क भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद ये लोग कुछ ही दिनों में शादी भी कर लेते हैं। जहाँ शादी की पार्टी में एलन ट्यूरिंग अपने दोस्त से बताता है कि वह दरअसल होमोसेक्सुअल है, यानी कि उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर काम के चलते उसे ऐसा करना पड़ा। जो सुनकर उसका दोस्त कहता है कि जो भी बात है अपने तक ही रखो। अब इधर काम करते हुए ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और किसी को भी रास्ता नहीं मिला था कि ये मशीन काम कैसे करेगी। इसी बात से एलन ट्यूरिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। जहाँ तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि उसकी ही तरह ही सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने का काम करती थी। और वो बात करते हुए एलन ट्यूरिंग से बताती है कि कई बार सीक्रेट मैसेज को डिकोड करते वक्त हमें कई सारे वर्ड एक जैसे दिखाई देते हैं, जिनमें से हम कई सारे वर्ड को डिकोड तो कर लेते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कई बार डिकोड नहीं कर पाते। अब उस लड़की की बात को सुनकर एलन ट्यूरिंग को कुछ क्लिक होता है और वो समझ जाता है कि उसकी मशीन पूरी तरह से ठीक है, बल्कि उसे तो अपनी मशीन के कुछ सेटिंग को ऊपर नीचे करना है। इसी वजह से वो जल्दी से जाके अपने मशीन में छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद वो सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने के लिए डालता है। जहाँ ऐसा करते ही कुछ ही पलों में पूरी तरह से मशीन काम करती है और उनके सामने सारे ही मैसेज डिकोड होके आ जाते हैं, जो देखकर ये लोग अपनी कामयाबी पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन ये लोग कमांडर के द्वारा दिए गए सारे सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने लगते हैं, जिनमें से एक मैसेज को डिकोड करने पर ये लोग देखते हैं कि जर्मनी इनके कॉनवॉय पे जल्द ही हमला करने वाली है, जो देखकर ये लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और अब इसके बारे में बताने के लिए इनमें से एक बंदा कॉल करने के लिए जाता है कि तभी उसे एलन ट्यूरिंग रोक लेता है और वो उससे कहता है कि तुम कॉल करके कमांडर को मत बताओ। पर यही बात उस आदमी को बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है और वो ट्यूरिंग को एक थप्पड़ दे मारता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ट्यूरिंग खुद ही बाबा बटोरना चाहता है। और वो कहता है कि अगर हम इस बात की जानकारी कमांडर को देते हैं तो कमांडर हमारे सारे ही कॉनवॉय के रास्ते को बदल देगा, और ऐसा करने से जर्मनी को पता चल जाएगा कि हम लोग उसकी सारी मशीन को समझने में समर्थ हो गए हैं और यह हमारे देश के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए अब उस जानकारी को वो गुप्त रखने के लिए कहता है। और फिर इसके अगले दिन एलन ट्यूरिंग और क्लार्क जाके अपने एक ऑफिशियल से मिलते हैं और जर्मन के उस संदेश के बारे में उस आदमी को बता देते हैं, जहाँ ये दोनों कहते हैं कि हमें जर्मन को इस बारे में नहीं बताना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि हमें उनकी जानकारी नहीं है और मौका मिलते ही हम उनके सारे कारनामों को ढेर कर देंगे। अब एलन ट्यूरिंग की बात को ऑफिशियल मान जाता है और अब वहाँ से आने के बाद जब ट्यूरिंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसे अपने कलीग की डेस्क पे बाइबल बुक मिलती है, जिसे खोलकर देखने पर उसे मिलता है कि इसमें कुछ सीक्रेट मैसेज लिखे हैं, जिसे डिकोड करते ही ट्यूरिंग समझ जाता है कि ये तो दरअसल रशियन स्पाई के द्वारा भेजे गए मैसेज हैं। अब इससे पहले कि वो और कुछ समझता वहाँ पर उसका वही दोस्त आता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुम होमोसेक्सुअल हो। पर ये बात भले ही कितनी कड़वी क्यों ना हो, इस बात की जानकारी ट्यूरिंग जाके अपने ऑफिशियल को बता देता है, जो सुनकर उसका ऑफिशियल कहता है कि वो जो सुनना चाहता है वही सुनाओ और अब उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए सारे ही काम को पूरा करो। पर ये बात बताने के बाद ट्यूरिंग समझ चुका था कि क्लार्क को पता चलने से पहले वो खुद इस बात की जानकारी उसे दे दे कि वो होमोसेक्सुअल है और उसने शादी सिर्फ उससे इसलिए की क्योंकि वह केवल उससे काम निकलवाना चाहता था। अब ये बात जानने के बाद क्लार्क रोने लगती है, जिसके बाद वो ट्यूरिंग को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर इसके कुछ दिनों तक ये लोग जर्मनी के सारे ही मैसेज को डिकोड करते हैं और ऐसे उनके सारे ही कारनामों को नाकाम करने के बाद आखिरकार ये लोग जर्मनी को हराकर अपनी फतेह हासिल करते हैं। और ऐसा होने के बाद ऑफिशियल सारे ही लोगों को अपने पास बुलाकर उन्हें उस मशीन से बनाने से लेकर सारी जानकारी को डिस्ट्रॉय करने का कहता है और ये भी कि आज के बाद तुम एक दूसरे को नहीं जानते। अब ये कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ वे पुलिस वाला सारे ही सवाल जवाब करने के बाद ट्यूरिंग को मुजरिम साबित कर देता है और ऐसा करने के बाद उसे 1 साल की सजा दी जाती है और वह भी केवल इसलिए क्योंकि वो होमोसेक्सुअल होता है और उस जमाने में होमोसेक्सुअल होना बहुत ही बड़ा पाप था। 1 साल के बाद क्लार्क उससे मिलने के लिए आती है, जिससे बातें करके ट्यूरिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर क्लार्क उसे समझाती है कि तुमने जो किया वो देश के लिए
काफी अच्छा है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। और यही बातें करते हुए इस कहानी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।